नमस्कार। शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। मीटिंग की शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ। Forward in life, vibrant in every atom. Forward in light, shining in every creature. Forward in love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज का टॉपिक है नेचर ऑफ मेमोरी और स्पीकर हैं हमारे नेशनल लेक्चरर ब्रदर एस के पांडे जी। आप सब तो जानते ही हैं, पांडे जी हमारे यहाँ पे शंकर लॉज में आते ही रहते हैं, रेगुलर एक लेक्चरर हैं। तो पांडे जी यूपी यूके फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, नेशनल लेक्चरर हैं। तो मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ पांडे जी से कि अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर अभिवादन। सभी को नमस्कार। सब्जेक्ट हमारी बात हुई जब, तो नेचर ऑफ मेमोरी, बहुत कम इस पर लेक्चर हुआ है, कभी कभी रेयर। तो हम लोग आज समझेंगे कि स्मृति, ये जो मेमोरी है ये क्या है, और इसके विषय में भ्रम भी बहुत रहता है कि ये स्मृति कहाँ से काम करती है, मेमोरी कैसे काम करती है। तो आज इस पर हम विचार करेंगे, और उसके बाद उद्बोधन के बाद जिसको कोई प्रश्न करना हो तो बाद में कर सकता है। शंका समाधान, स्मृति का, इसकी स्मृति की प्रकृति क्या, नेचर है इसका, कैसे क्या है। हम सब अपनी स्मृति से भली भांति परिचित हैं। हम अपनी स्मृति की इस क्षमता को तथ्य रूप में स्वीकार करते हैं। एक ये मतलब वास्तविकता है। तो स्मृति के अभाव में यदि आप विचार करें तो कैसा जीवन होगा, कि अगर ये स्मृति हमारी ना हो, खो जाए तो। इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम इस पर ध्यान देने के लिए बैठे हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर किसी रोग अथवा दुर्घटना के कारण अगर स्मृति लुप्त हो जाए तो फिर हम सामान्य जीवन नहीं जी सकते। पहले तो हमें अपने ही बारे में पता नहीं होगा, अपना नाम, परिवार, क्या हम करते हैं, हमारे विचार क्या है, हमारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, सब कुछ गायब हो जाएगा। और ये हम आज अपने आसपास ये बढ़ता इस तरह से स्मृति का ह्रास जो है अपने बुजुर्गों में और लोगों में देख रहे हैं। अब हम देखें कि यहाँ पर हमारे शरीर जो है उसकी प्रकृति के 7 लोग क्या क्या है, तो फिर आगे हम यानी विशुद्ध आत्मा, थियोसॉफी के शब्दों में मोनाड कहते हैं, जो ईश्वर का अंश है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं। तो इस पर आज हमारी बात जो है किसी और विषय पर है। उसमें सभी गुण एक बीज की भांति सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं। वो इन्हीं गुणों का विकास करने और विभिन्न लोगों के अनुभव प्राप्त करने यात्रा पर निकलता है। यात्रा प्रारंभ करने के समय वो शुद्ध अबोधा अवस्था में होता है, लेकिन प्योर होता है, अनकॉन्शियसली प्योर। मोनेड जब ब्रह्म से आता है, परम ब्रह्म से, किसी भी सौरमंडल में अपने विकास के लिए आता है, तो वो उसे कहते हैं कि अनकॉन्शियसली प्योर होता है। लोकों में भ्रमण के समय पदार्थ के संसर्ग में आकर वो अशुद्ध जागृत अवस्था, कॉन्शियसली इम्प्योर को प्राप्त होता है, और फिर तत्पश्चात निवृत्ति मार्ग पर चलते हुए वो शुद्ध जागृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी कॉन्शियसली प्योर हो जाता है। तो यहाँ देखिए, हम बात की, हमने किया कि पदार्थ और चेतना, जो मोनाड की जो चेतना है और पदार्थ, तो दोनों वस्तुतः एक है। अगर एक धागा ऊपर से लटका दें और सबसे ऊपरी सिरा अगर मोनाड है, तो उसका सबसे नीचे सिरा जो होगा वो पदार्थ, अगर हम उसको मान लें तो हम देखेंगे कि उसमें कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं है। टोटल जो चेतना है वही
मूर्त रूप में नीचे आती है और कंडेंस होकर के वो पदार्थ बन जाती है भौतिक तल पर। तो इस तरह से हमारे शरीरों के 2 मुख्य प्रकार हो गए, जीवात्मा और देहात्मा। तो जीवात्मा जो है उच्च स्वरूप है और इसके अंदर अंतर्गत जो है ये आत्मिक शरीर, हिरण्यमय कोश, बुद्धिक शरीर, आनंदमय कोश और कारण शरीर, विज्ञानमय कोश। हमने ये हिंदू दर्शन के हिसाब से भी बता दिए और हमने अपने ये थियोसॉफिकल एंगल से भी। ये तीनों ही शरीर अस्थाई होते हैं यानी अमर होते हैं। जीव की यात्रा में धीरे-धीरे ये भी विकसित होते रहते हैं। और जो देहात्मा है वो नीचे के 3 कोश हैं, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, वासनामय और मनोमय। तो अन्नमय और प्राणमय यहाँ 4 कोष दिए हुए हैं अलग-अलग। तो हम उस हिसाब से लेते हैं फिजिकल बॉडी और इथेरिक डबल और एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी। ये सभी शरीर जो है ये नश्वर है, यानी नष्ट हो जाते हैं और पर इनके एक अस्थायी कण होते हैं जिन्हें हम परमानेंट एटम कहते हैं। उस जीवन विशेष के सभी अनुभवों को अपने अंदर समाहित करके जीवात्मा के कारण शरीर में सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है मृत्यु के बाद। तो प्रत्येक जन्म के समय इन शरीरों का पुनः निर्माण होता है। ये निर्माण प्रत्येक शरीर के अस्थायी कण यानी परमानेंट एटम के चारों तरफ उस संबंधित लोक के पदार्थ का एकत्रीकरण होता है और वही बॉडी बन जाती है, पूरा शरीर बन जाता है। तो ऊपर जो बताया कि ये सभी शरीर प्रकृति के भिन्न-भिन्न लोक यानी भूलोक, कामलोक, मनसलोक, बुद्धिलोक, आत्मिक लोक में कार्यशील है। अब मोनेड कहाँ है? ये अनुपादक में है। ये सभी लोग वैसे लोग तो ऐसे-ऐसे अलग-अलग हम बोलते हैं और हमें लगता है कि नीचे-ऊपर की बात है तो पहला नीचे है, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा पर ऐसा नहीं है। एक ये आपस में एक-दूसरे में घुले-मिले हैं और एक ही स्थान। उदाहरण के तौर पर जैसे एक स्पंज का टुकड़ा लिया जाए और उसमें जल भी होगा, वायु भी होगी, अगर कोई सुगंधित द्रव्य डाल दिया वो भी होगा, तो उस स्पंज में सब एक साथ समाया होता है। अब हम आते हैं स्मृति का उत्पादन। स्मृति के लिए चेतना द्वारा शरीर का प्रयोग आवश्यक है। किसी भी घटना का घटित होना और बाद में उसे स्मृति में लाना, इस बात पर निर्भर करता है कि उस घटना का स्पष्ट चित्र शरीर में बन गया है। जब कोई भी स्पंदन यानी वाइब्रेशन ज्ञानेंद्रियों को छूता है, संवेदना, तो ये मस्तिष्क के संबंधित केंद्र को भेज दिया जाता है। मस्तिष्क के अंदर संबंधित कोशिकाओं के समूह को स्पंदन में लाता है और ये सेल्स जो है कोशिकाएं, उनके समूह की स्थिति पहले से भिन्न हो जाती है, बदल जाती है और वो इस नए प्रकार के स्पंदनों का प्रत्युत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं। यानी कि डेवलपमेंट भी होता जाता है, विकास भी होता रहता है कि हम इस भौतिक शरीर में रहते हुए स्पंदनों का प्रत्युत्तर दें। ये हमारे विकास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बाह्य प्रभाव से उत्पन्न ऐसे स्पंदनों की पुनरावृत्ति होने पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क की कोशिकाओं के ये समूह बाहर से आए प्रभाव के बिना भी उसी तरह से फिर से स्पंदित हो सकते हैं। यानी अंदर हमारे स्मृति में है, कोई चीज़ बनी है, कोई घटना है और उसका वो प्रभाव हमारे ऊपर आया और अब वो बाहर से वो घटना नहीं हो रही है, लेकिन हमारी स्मृति में है तो वो फिर से हमको उद्वेलित कर सकती है और फिर से हम भावनात्मक रूप से और वैचारिक रूप से प्रभाव में आ सकते हैं। इस प्रकार ये स्वतः स्पंदन की स्थिति बन जाती है। ये वाइब्रेशन मस्तिष्क के सूक्ष्म शरीरों में चले जाते हैं और वहाँ चेतना में भी एक परिवर्तन करते हैं। चेतना का ये परिवर्तन फिर वापस प्रतिक्रिया करता है और मस्तिष्क के कोशों को स्पंदित करता है। यानी यहाँ पर जो ब्रेन है वो भी फंक्शन में है, क्योंकि ये माइंड की सीट है भौतिक, जिसके थ्रू ये काम करता है। तो मस्तिष्क के ये स्वतः स्पंदन चेतना के अंदर होने वाले परिवर्तनों से होता है
और बाह्य वस्तुओं से प्राप्त संवेदनों से सुख अथवा दुख की अनुभूति होती है। वासना शरीर सुख की अनुभूतियों को पुनः प्राप्त करने के लिए और दुखद परिस्थितियों से बचने के लिए विचार शरीर पर दबाव डालता है, और विचार शरीर मनोमय कोश भौतिक शरीर को क्रियाशील करता है। इससे हम और स्पष्ट कर दें कि ये विचार के रूप में जब कोई भी हमारे अंदर कोई घटना का आता है, स्मृति आती है या भावना के रूप में, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर आता है। और इसीलिए जो भौतिक शरीर है, इस पर जो संकेत आते हैं, उनसे हम जान सकते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। तो चाहे मन पर अच्छे बुरे कुछ भी विचार आते हैं, भावनाएं कुछ भी आती हैं अच्छी बुरी, तो उनका परिणाम हमारे इस भौतिक शरीर पर पड़ता है। ये सब एक दूसरे से बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं और ये भौतिक शरीर को क्रियाशील करता है। इसके अतिरिक्त जो ये मनुष्य शरीर में विचार है, ये परिकल्पना करने की एक विशिष्ट क्षमता होती है, यानी इमेजिनेशन कर सकते हैं ये, जिससे वो किसी घटना अथवा वस्तु की स्मृति को स्वतः जागृत कर सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि स्मृति का केंद्र हमारे भौतिक मस्तिष्क में न होकर मनोमय कोश में होता है। तो ये भौतिक शरीर के थ्रू फंक्शन तो करता है, लेकिन ये होता कहाँ पे है? मनोमय कोश में है। तो हम किसी चीज़ को स्मरण करते हैं या विस्मरण करते हैं, याद रखना, भूल जाना, ये हमारा स्वभाव है। हम नई-नई चीज़ें याद करते हैं और पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन कुछ भी लुप्त नहीं होता है। ये हमारे ध्यान देने की है। मन को शांत करके ध्यान देने पर घटनाएँ, वस्तुएँ, व्यक्ति के नाम, स्थान इत्यादि हमारी स्मृति में पुनः आ जाते हैं। अ, कभी आपने किसी हिप्नोटिस्ट को प्रयोग करते हुए देखा हो या सुना हो, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या जो हमारा मन है, चेतन मन, हालाँकि थियोसॉफी में ये हम इन शब्दावलियों का इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारे जीवन की पूर्व की घटनाओं की जानकारी खुद भी हमारे ही थ्रू ले सकता है। जबकि जो क्लैरवॉयंट होते हैं, जैसे लेडबीटर साहब थे, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने दूसरे की जीवनों के उनके जीवन के तमाम जन्म और पुनर्जन्मों की उन्होंने व्याख्याएँ की है या कहानियाँ उसकी ले आए हैं। जैसे हमारे कृष्णमूर्ति जी के भी तमाम जन्मों की कथाएँ हैं। तो वो भी जो उनको पावर अगर आ गई है इस तरह की, तो वो दूसरों की भी देख सकते हैं। पर हम अपने भी किसी भी घटना को, किसी भी जन्म की याद को हम रिवाइव कर सकते हैं और खुद पा सकते हैं, बशर्ते कि हम उस जगह पर एकाग्रता की स्थिति में वहाँ पहुँच जाएँ। तो तमाम लोग ध्यान की स्थिति में गहरे उतरते हैं, तो उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति आ जाती है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि हमें लगता है सब कुछ विलुप्त हो गया है, पर वो हमें कुछ भी विलुप्त नहीं होता है। हम इसी ही जन्म के शुरुआती दिनों की बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं याद हैं, लेकिन अगर मन को एकाग्र करके उस स्थान पर पहुँचे, उस दिन पहुँचे, उस तारीख में पहुँचे, उस जगह पहुँचे, तो हमें सारी घटनाएँ एक पिक्चर की तरह हमें याद आ जाएँगी। यहाँ जैसे हनुमान जी को हमारे स्क्रिप्चर्स में आता है, उन्हें याद नहीं था कि वो विशिष्ट बलशाली है बल है, तो उन्हें याद दिलाया गया था, तो उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण हो गया था। वास्तविकता ये है कि ये सभी बातें जो हमें याद है और जो हम भूल चुके हैं, सब कुछ स्पंदनों के रूप में ब्रह्मांडीय चेतना में स्मृति के रूप में अंकित है। आप एक किताब है एनी बेसेंट की कॉन्शसनेस के ऊपर, तो उसमें जाएँ तो उसमें उन्होंने
स्मृति के ऊपर और इन सब के ऊपर काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। और मैडम ब्लाउस्की कहती हैं कि चेतना में जो ब्रह्मांडीय चेतना है, कॉस्मिक जो कॉन्शसनेस है, उसमें जब से पृथ्वी बनी है, तब से लेकर आज तक जिस स्थान पर आप जहाँ पर हैं या हम जहाँ पर हैं, अगर कोई देखना चाहे या इस लेवल की क्षमता हो, तो वो शुरू से लेकर के आज तक की सारी घटनाएँ यहाँ पर जो कुछ हो चुकी है, उन्हें वो अ, स्मृति में ले आ सकता है। तो जो कोई भी अपनी चेतना के द्वारा ब्रह्मांडीय चेतना से संपर्क करेगा, उसे पूर्ण विस्तार के साथ उन तथ्यों की स्मृति प्राप्त हो जाएगी। अपने जीवन में हुई सभी घटनाएँ ब्रह्मांडीय चेतना का ही हिस्सा है। हमारे अपनेपन की भावना होने का अर्थ केवल इतना है कि हमने कर्म से कुछ स्पंदन उत्पन्न किए जो आकाशीय स्मृति में अंकित हो गए, और जब हम उन स्पंदनों के संपर्क में पुनः आते हैं, तो हम उनको सहजता से स्मृति में ला सकते हैं, दोहरा सकते हैं। हमारे द्वारा पूर्व में उत्पन्न किए हुए स्पंदनों से हम अपने विभिन्न शरीरों के माध्यम से संपर्क में आते हैं। ये एक विशिष्ट क्षमता की बात है, जिसे हम इनिशिएशन कहते हैं। ये स्पंदन आकाशीय स्मृति में समय और स्थान की अलग-अलग स्थिति में अंकित होते हैं। चेतना का जो हिस्सा हमारे स्थूल शरीर के माध्यम से प्रकट होता है, वो एस्ट्रल और मानसिक शरीरों की अपेक्षा बहुत सीमित होता है, क्योंकि स्वभाव है, प्रकृति है स्थूल का कि वो सीमा में रहती है। जब विकसित जीव के शरीरों के द्वारा ब्रह्मांडीय चेतना से संपर्क होता है, तो बहुत स्पष्ट चित्र प्रस्तुत होते हैं, और इसके विपरीत अविकसित जीव के शरीरों से बनी हुई आकृतियां प्रायः धुंधली होती हैं, अतः अस्पष्टता हमारे शरीरों के कारण है। यानी जो लिमिटेशन है वो हमारे शरीरों के कारण है। निद्रा की स्थिति में हमारा भौतिक मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियां बाह्य जगत से आने वाले संवेग को ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। हमारी चेतना एस्ट्रल अथवा मानसिक शरीरों में कार्य करती है, और हम एस्ट्रल और मानसिक लोक के दृश्यों से संपर्क में आते हैं और प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ जो हमारी जागृत चेतना है, वो सुप्तावस्था में है। अनुभवों के ये संवेदन जब बहुत स्पष्ट एवं तीव्र होते हैं, तब हमारे मस्तिष्क पर स्वप्न के रूप में अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। ये स्वप्न भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्थूल शरीर के एथेरिक डबल या काम एस्ट्रल बॉडी से प्राप्त स्पंदनों पर आधारित स्वप्न। गहरी निद्रा की अवस्था में स्वप्न नहीं आते हैं। प्राणमय कोश में उत्पन्न स्वप्न प्रायः विभिन्न भिन्न-भिन्न घटनाओं के असामान्य संयोजन होते हैं, और एस्ट्रल बॉडी से प्राप्त इस संवेदन पर आधारित स्वप्न सुव्यवस्थित होते हैं। ये स्वप्न की भी अपनी बड़ी विशेष प्रकृति है, और ये भी एक गहरा विषय है समझने के लिए। मृत्यु पर और स्मृति का क्या है? मृत्यु के क्षण से ठीक पहले जीव अपने जीवन में घटित प्रत्येक घटना, विचार इत्यादि को एक तीव्र गति से घूम रहे चलचित्र की भांति देखता है। ये गुरुदेव ने अपने एक पत्र में भी ये बात लिखी है, और ये तमाम धर्म ग्रंथों में भी ये पाया जाता है कि मरने से पहले जब अंतिम क्षण में उस जीवन की पूरी घटना, उस जीवन का पूरा चलचित्र हमारे सामने उसी भांति आता है, और मृत्युपरांत जीव फिर एक गहरी निद्रा में चला जाता है। निद्रा भंग होने पर उसे अपने पिछले भौतिक जीवन की सभी स्मृतियां रहती हैं, और उसे अपना परिवार, इष्ट मित्र, घर सबकी जानकारी रहती है। भौतिक शरीर की अनुपस्थित में जीव अपने परिवारीजनों एवं संबंधियों से संपर्क नहीं कर पाता। उसे अभी इस बात का ज्ञान भी नहीं होता है कि उसका भौतिक शरीर अब नहीं है। जब वो तुरंत खत्म होता है मृत्यु के बाद, तो उसे ऐसा एहसास होता है। कई जानकारियां इस तरह की उपलब्ध है।
अतः वो भोजन पानी ग्रहण करना चाहता है, परंतु उसके लिए संभव नहीं है। कुछ समय पश्चात उसे ये बोध होता है कि उसकी भौतिक शरीर की मृत्यु हो चुकी है और फिर वो अपने अन्नमय कोश की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास नहीं करता है। चेतना कामलोक में क्रियाशील उसके काम शरीर में जागृत हो जाती है और उसकी काम शरीर की ज्ञानेंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती हैं। पूर्व जन्मों की स्मृति भौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात जीव अपने विकास की अवस्था के अनुसार कुछ समय तक अपने काम शरीर में चैतन्य रहता है और काम लोक के अनुभव प्राप्त करता रहता है। ये सब स्मृतियां हैं जो उसके साथ बनी हुई हैं और इसीलिए काम लोक माने एस्ट्रल लोक में जब तक एस्ट्रल बॉडी का क्षय नहीं हो जाता तब तक वो काम लोक में रहता है। इसके पश्चात उसके काम शरीर की भी मृत्यु हो जाती है और अपने वो मनोमय शरीर में चैतन्य हो जाता है। भौतिक और काममय शरीर में प्राप्त सभी प्रकार के अनुभवों को आत्मसात करके उनका सार तत्व निकालता है और मनोमय कोश की भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मनोमय कोश भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अनुभवों का ये सार तत्व देहात्मा के तीनों शरीरों की मृत्यु के उपरांत कारण शरीर को सौंप दिया जाता है। अब यहाँ एक तथ्य ये भी है कि क्या सभी लोग अपने, चूंकि कारण शरीर जो है ये हायर मनस में है, तो क्या हर व्यक्ति अपने कारण शरीर में मनस हायर मनस पर जाता है? अगर उसने उस तरह के कार्य नहीं किए हैं तो भी क्या वहां जाता है? तो इसका थियोसॉफी में एक उत्तर ये है कि जाते सभी हैं, लेकिन अविकसित मनुष्य जो है अपने कारण शरीर में भले ही थोड़ी देर के लिए जाए, पर वो अचेतन अवस्था में, यानी कि वहां उसकी चेतना बिल्कुल निष्क्रिय होती है, सुप्त अवस्था में होती है, तो कारण शरीर में उसको विश्राम के लिए जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये गहरी निद्रा का स्थल है और मृत्यु के उपरांत जो पिछले जीवन में उसने थकान और कमजोरी और ये सब चीजें महसूस की थी, उसकी उस पुनर्जीवन देना उसे और फिर से उस ऊर्जा को बहाल करना, अगले जन्म में ले आना, ये भी प्रकृति का एक स्वभाव है, नेचर है, उसका एक सिद्धांत। इसलिए हर व्यक्ति चाहे चेतन या अचेतन कुछ देर के लिए या अधिक देर के लिए इस कारण शरीर में प्रवेश करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीव अपने पुनर्जन्म तक इसी कारण शरीर में रहता है और जैसा कि हम जानते हैं कि देहात्मा के तीनों शरीर स्थूल, इच्छा और मनोमय शरीर सब नश्वर है, तो प्रत्येक जन्म में ये शरीर हमें फिर से प्राप्त होते हैं। अतः ये स्पष्ट है कि इन शरीरों में पुनर्जन्मों की स्मृति नहीं रह सकती, क्योंकि ये नष्ट हो जाते हैं। तो पुनर्जन्मों की स्मृति जीव को अपने कारण शरीर से प्राप्त होती है। एसेंस में सार तत्व जो हमारे आदर्श और जो हमारे कार्य हैं इस तरह के, वो सार तत्व में वहां विद्यमान होते हैं। तो कारण शरीर में सभी पूर्व जन्मों के अनुभवों का सार तत्व संग्रहित है। सारी स्मृतियां ब्रह्मांडी चेतना में स्पंदनों के रूप में स्थित है। यदि हम कारण शरीर में जागृत और केंद्रित हो जाएं, तो हम उन घटनाओं की स्मृति को स्पष्ट देख पाएंगे। कारण शरीर ब्रह्मांडीय चेतना में अपने पूर्व जन्मों के स्पंदनों के संपर्क में आने पर बहुत तीव्रता से स्पंदित होता है और पूर्व के दृश्य प्रस्तुत हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए कि दो बातें हम कर रहे हैं। एक तो हम ब्रह्मांडीय चेतना में सारी चीजें वहां संग्रहित है और फिर हम कह रहे हैं कि कारण शरीर में सार तत्व विद्यमान है। तो देखिए घटनाक्रम का विस्तार और गुणों का जो एसेंस, हो सकता है कि हम कोई गुण लेकर के आए और किस कारण से ये गुण हमारे भीतर आए उस घटना की जानकारी हमको ना हो, लेकिन चूंकि हायर लेवल पर चेतना अपने ब्रह्मांडीय चेतना के संपर्क में होती है,
तो इसलिए वहाँ से वो सारी चीज़ें जो उसकी अपनी है, उसे ग्रहण कर लेती है। तो कारण शरीर अ, और आने पर स्पंदित होता है और पूर्व के दृश्य प्रस्तुत हो जाते हैं। कारण शरीर के द्वारा पूर्व जन्मों की घटनाओं के स्पंदन देहात्मा के शरीरों में भेज दिए जाते हैं और स्थूल मस्तिष्क में पूर्व जन्मों के दृश्य अंकित हो जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जीव के देहात्मा शरीर में देहात्मा के शरीरों में अर्थात मनोमय शरीर, इच्छा शरीर और स्थूल शरीर का पर्याप्त सीमा तक विकार रहित होना आवश्यक है। यानी कि ये स्मृतियाँ तभी आएँगी जैसे भगवान बुद्ध ने जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक बात कही कि "सब्बा लोको प्रकम्पितो" सारा विश्व जो है प्रकम्पायमान है, उनको कुछ स्थूल दिख नहीं रहा था और ये भी कह रहे थे कि मैंने घर बनाने वाले तुझको देख लिया है। यानी कि सारी जन्मों की स्मृतियाँ उनको आ गई थी। उन्होंने सब याद कर लिया था, उस समय उनके स्मृति पटल पर आ गया था मस्तिष्क में। लेकिन शुद्धिकरण बड़ा ज़रूरी है कि ये हमारे उतरे, हमारी स्मृति में, मस्तिष्क में, तो शुद्धिकरण के यहाँ कह रहे हैं कि पूरा जो है तीनों शरीरों का शुद्धिकरण आवश्यक है। जीवात्मा नाम और रूप में अभिव्यक्त ईश्वर है। नाम और रूप में अभिव्यक्त ईश्वर है। एक प्रकार से विशिष्ट से व्यक्तिगत हो गया है। मूलतः तो वो व्यापक ही है, नाम और रूप उसे सीमित कर देते हैं। भगवान बुद्ध ने भी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया संखार पच्चया अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया नाम रूप। यानी कि ये सब चीजें स्मृतियां कहें, संस्कार कहें, ये हमको जन्म में नाम और रूप प्रदान करते हैं। रूप का अर्थ है पदार्थ, कोश अथवा शरीर। और एक बहुत रोचक बात यहाँ पर लिखी गई है और जो विष्णु पुराण में है, पदार्थ को विस्तार भी कहा गया है। तो नाम का अर्थ है वो विशिष्ट ध्वनि जो पदार्थ समूह के कंपनों से उत्पन्न हो रही है। ध्यान दीजिए ना, जहाँ न समझ में आए बाद में पूछना। यहाँ पदार्थ के स्वरूप के अनुसार भिन्न-भिन्न जीवात्माओं के एकत्रित परमाणुओं के समुदाय से उत्पन्न कंपनों से निकलती ध्वनि। हर जीवात्मा की एक विशिष्टता होगी, यही उसका नाम और पहचान है। इसी के माध्यम से जीवात्मा अपने शरीर के मृत्यु के उपरांत कामलोक में अपने परिचितों को पहचान सकता है। अब यहाँ पर ये बात आती है, क्लियर की गई है कि जब हम मरने के बाद हमारी इंद्रियां नहीं होती, तो हम एस्ट्रल लोक में अपने मित्रों को, अपने परिवारीजनों को कैसे पहचानते हैं, जो वहाँ पर पहले से जा चुके हैं। तो यही बात यहाँ कही गई है। अकेले इतना ही नहीं, गंध और जीव पर एक आर्टिकल लिखा गया था, तो उसमें ये दिया हुआ था कि हर व्यक्ति की, हर जीव की अपनी एक विशिष्ट गंध होती है और उस गंध के नाते भी उस जीव की पहचान होती है। तो ये बाह्य जगत में हो गया। लेकिन अंतर जगत में आप देखिए कि ये दुनिया जिन जो हम अपने संस्कारों के नाते प्राप्त करते हैं, तो उसकी एक विशेष ध्वनि होती है, जो जिसके द्वारा हम सूक्ष्म जगत में अपने इष्ट मित्रों, परिवारीजनों को पहचान पाते हैं। गर्भस्थ शिशु की स्मृति के विषय में यहाँ दिया हुआ है कि थियोसॉफी के अनुसार गर्भ के तीसरे माह से 5वें माह के मध्य जीव का मनोमय शरीर और काममय शरीर माता के गर्भ में बन रहे भौतिक शरीर के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं तथा काममय शरीर के ज्ञानेंद्रियों के संवेदन केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। अतः जीव अपने काममय शरीर के श्रवण केंद्र के द्वारा, काममय शरीर के श्रवण केंद्र के द्वारा बाह्य जगत की ध्वनियों के कंपनों को ग्रहण कर सकता है। ये काममय शरीर से मनोमय शरीर में अंकित हो जाता है
और मनोमय शरीर में अंकित ये कंपन ही गर्भस्थ शिशु की स्मृति है। एक उदाहरण है अभिमन्यु का, चक्रव्यूह भेदन का, आप सभी लोग जानते हैं। और एक उदाहरण और है अष्टावक्र का। माता के गर्भ में ही पिता के गलत श्लोक पढ़ने के कारण उनको गर्भ से ही उनकी गलती बतलाना गर्भस्थ शिशु की स्मृति के द्वारा ही संभव है। यानी कि उनको पहले की स्मृति थी। अष्टावक्र तो आप जानते हैं ब्रह्मज्ञानी थे। तो आधुनिक वैज्ञानिक युग में यूरोप के एक चिकित्सालय में इस पर एक प्रयोग हुआ। जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी, तो उनके गर्भ धारण के समय शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति लगभग समान थी। इनको दो समूह में बांटा गया। एक समूह को एक संगीत की धुन 15 मिनट के लिए सुनाई गई। 7 दिन तक पांचवें एक सातवें माह में सुनाई गई। और शिशुओं के जन्म के उपरांत उनके रोने पर वही संगीत की धुन सुनाई गई। और पाया गया कि जिन शिशुओं की माता ने संगीत की धुन सुनी थी, उनके शिशु संगीत सुनते ही चुप हो जाते थे। और ये उल्लेख है रीडर्स डाइजेस्ट में, ये प्रयोग आया था, जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब ये कंडीशनिंग कैसे होती है स्मृति की, इस पर एक जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, ये पैवलॉव का एक एक्सपेरिमेंट है। बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही ये साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। इस प्रयोग में एक कुत्ते को भोजन दिया जाता है। तो भोजन जैसा कि स्वाभाविक है, देखते ही लार आ जाती है। और उसे भोजन के साथ देने के साथ एक घंटी की आवाज भी सुनाई जाती है। तो घंटी की आवाज को भोजन के साथ को जोड़ लेता है वो। तो एक कंडीशनिंग हो गई। और इसके पश्चात उसे केवल घंटी की आवाज सुनाई जाती है। इस स्थिति में बगैर किसी भोजन के भी वो घंटी की आवाज सुनकर उसके मुंह में लार आ जाती है और वो भोजन के लिए कूदने लगता है, माने भागता है, दौड़ता है। ये स्मृति के अनुकूलन है। बार 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 किसी चीज को जब आप रिपीट करते हैं, हम आप किसी आदत को, किसी विचार को, किसी पारंपरिक चीज को, किसी अवधारणा को, तो वो हमारी कंडीशनिंग बन जाती है। हमारा मन उसी में ही घूमने लगता है, सर्कल करने लगता है। और जब गलत चीजें हमारे मन में इस तरह से कंडीशनड हो जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जीवन कितना दुखमय प्रतीत होने लगता है। तो भगवान बुद्ध और कृष्णामूर्ति और हर संत महात्मा इस डीकंडीशनिंग की बात करते हैं कि आपने जाने अनजाने हम सब ने इस तरह की कंडीशनिंग स्मृतियों की कर रखी है। तो इसे हमें खोलना पड़ेगा। ये कैसा है, हमारा मन किस तरह बन जाता है? हमारा मन एक पैराशूट की तरह, छतरी की तरह। अगर खुला हो तो ये हमारा बचाने वाला है, हमारा रक्षक है। और पैराशूट अगर ना खुले, कूदने वाला, तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं। और बायोलॉजिकल मेमोरी पर हम विचार करें। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी में जैविक स्मृति होती है। और ये आनुवांशिक है, जिसे हम कोशिकीय रोग या रोग प्रतिरोधक, सेलुलर, जेनेटिक, इम्यूनोलॉजिकल, अनेक प्रकार की होती है। तो और ये क्रोमोसोम के द्वारा जीन्स में अंकित होती है। जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, ये किसी भी प्रजाति के सभी गुणधर्म और लक्षण आने वाली पीढ़ियों में पहुंचाती है। इस स्मृति के कारण ही आम की गुठली से आम का पौधा बनता है। और एक प्रजाति के जो पशु होते हैं, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट जिसे आप कहते हैं, वो उनके पूर्व जन्मों के अनुभव ही हैं, जो उनके ग्रुप सोल्स में संकलित होते हैं। और वो ग्रुप सोल के द्वारा सारे उस सोल के पशुओं को मिल जाते हैं। जिस तरह से एक दीवार या मकान की इकाई ईंट है, उसी प्रकार शरीर की इकाई कोशिका है।
कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है और आरएनए होता है, नामक धागे पाए जाते हैं। इसमें संचित स्मृति कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। अब देखिए कहाँ-कहाँ स्मृति है ये। और इसी कारण से विभाजनशील कोशिकाओं का विभाजन भी इन्हीं धागों से नियंत्रित होता है। और इस स्मृति के अभाव में कोशिकाएं जो हैं उनकी कार्यप्रणाली क्षत-विक्षत हो जाती है और अनियंत्रित विभाजन से कैंसर जैसे रोग तक हो जाते हैं। इसको समझें। स्ट्रेस जो अभी वैज्ञानिक स्टडीज हो चुकी है, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। हम भले ही ये कहें कि ये नशीले पदार्थ, तंबाकू, मसाला, सिगरेट, इन सब से कैंसर होता है, पर उनको कैसे होता है जो लोग इसका बिल्कुल सेवन नहीं करते। तो उस एक्सपेरिमेंट ने, वैज्ञानिक शोधों ने ये अब एक परिणाम आ चुका है कि ये जो सेल्स हैं, जिस अंग में ये काम करते हैं, तो आप देखिए एक संयुक्त रूप से मिल करके ये काम करते हैं उसी पर्टिकुलर अंग का। तो हर अंग के काम अलग-अलग हैं। सेल्स तो माइक्रोस्कोप के नीचे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो हार्ट में सेल्स हैं, जो किडनी में सेल्स हैं, उनके फंक्शन डिफरेंट है। तो ये फंक्शन जो डिफरेंट है, उन्हें कैसे मालूम है? तो जो इंटेलिजेंस है, जो स्मृतियाँ हैं, वो उनके अंदर भी हैं और इसीलिए जब कोई स्ट्रेस में आता है, तो एक तरह का टॉक्सिक मटेरियल, द्रव का रिसाव होता है उसके साइटोप्लाज्म में, सेल्स के साइटोप्लाज्म में। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ तक भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि जो मिनरल्स हैं, वो भी विषाक्त द्रव्यों से प्रभावित होते हैं और जिनके अंदर चेतना है, तो उनकी तो कहने की बात ही नहीं है। तो वो सेल्स के अंदर जब भी कोई टॉक्सिक मैटर रिलीज़ होता है या आता है, हमारे नेगेटिव थॉट से, विचारों से, कुंठित विचारों से, संकुचित विचारों से, तो वो सेल्स अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग भूल जाते हैं, स्मृति उनकी खो जाती है और इस तरह से ये अनियंत्रित विभाजन करके डेड की तरह से, डेड सेल्स के रूप में उस अंग में आ जाते हैं जिन्हें हम कैंसर का नाम देते हैं। अब देखिए प्रतिरोधक क्षमता, स्मृति, रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 प्रकार की होती है। कोशिकीय और ह्यूमोरल, शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली, इम्यून सिस्टम, तो शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जब कोई बाह्य जीवाणु, रसायन, विष इत्यादि शरीर पर आक्रमण करता है, तो इन एंटीजन रूपी पदार्थों के अनुकूल एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का काम है जो इसका उत्पादन इम्यून सिस्टम की स्मृति के अनुसार भविष्य में होने वाले संबंधित एंटीजन से मुकाबला करने के लिए होता है। यानी कोई रोग आया है, छोटा-मोटा है, तो हमारे सेल्स क्या करते? उनकी एक लड़ने की जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स है, डब्ल्यूबीसी, उनके वो क्षमता होती है, तो वो लड़ने की, तो देखते हैं कि ये क्या आया है। अगर वो पहचान का है, तो नेचुरली उनके अंदर वो क्षमता विकसित है, तो लड़ करके उसको बाहर निकाल देते हैं। अगर कोई नई चीज़ आ गई है, तो उसको देखते हैं, समझते हैं, तो इस तरह के हमारे अंदर, शरीर के अंदर लड़ने की क्षमता का एक अलग तरह का विकास होता है। दूसरी क्षमताएँ आती हैं और ये टीकाकरण और ये सब इसी के प्रयोग हैं एक तरह से, जो हमारे, हालाँकि अगर हम अपनी वाइटल एनर्जी को, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, ये वाइटल एनर्जी एक तरह से है और अपने खान-पान और जीवन का जो जीवन यापन है, इससे बनाए रखे शरीर को, तो ये प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ करके सभी रोगों से लड़ लेती है, तो हम स्वस्थ बने रहते हैं। वृद्धावस्था में स्नायु तंत्र की कोशिकाओं और स्नायु रसायनों में परिवर्तन के कारण स्मृति कमजोर हो जाती है। डिमेंशिया, एल्जाइमर जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। वृद्धावस्था में प्रायः दीर्घकालीन स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी यथावत बनी रहती है। युवावस्था एवं बचपन की घटनाएं, पूर्व में की गई भ्रमण यात्रा, पारिवारिक समारोह, दुर्घटना इत्यादि सब याद रहते हैं। इसके विपरीत अल्पकालिक स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी कमजोर हो जाती है। एक दिन पहले क्या भोजन किया, कौन से वस्त्र पहने, किससे भेंट हुई इत्यादि ठीक इस तरह से याद नहीं रहता, ठीक तरह से याद नहीं रहता। इसी प्रकार तात्कालिक स्मृति इमीडिएट मेमोरी भी कमजोर हो जाती है। व्यक्ति को 5 वस्तुओं का नाम बताकर तुरंत दोहराने के लिए कहने पर वो अंतिम या 2-3 वस्तुओं का ही नाम बता देता है। तो ये एक तरह से उदाहरण है कि हम कैसे समझें स्मृति को। मेमोरी इन सब ह्यूमन किंगडम्स, खनिज पदार्थों में विश्व प्रख्यात वैज्ञानिक, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारतीय जगदीश चंद्र बोस ने बहुत सारे प्रयोग किए, धातुओं में भी किया। तो उन्होंने कहा कि धातुओं में भी तनाव, थकान होती है। धातुओं पर भी विष का प्रभाव होता है और विष के प्रभाव से पहले से दिए गए एंटीडोट के द्वारा रोका भी जा सकता है। जल पर विचारों के प्रभाव का कई प्रयोग किया जा चुका है। कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं। तथ्यात्मक रूप से इसको जानने के लिए अभी और ज़रूरत है कि जैसे काँच के गिलास में, बीकर में पानी लिया गया और एक्सपेरिमेंट किया। एक एक बीकर के पानी को प्रेम, स्नेह, सहानुभूति से भरे विचार भेजे गए और दूसरे को अपशब्द, घृणा, क्रोध से भरे विचार भेजे गए। ये प्रक्रिया 10 मिनट तक, पूरे सप्ताह तक, 15 दिन तक चलाई गई और फिर पानी को फ्रीज़र में रखा गया। फिर देखा गया कि बर्फ के कण माइक्रोस्कोप से देखे गए, तो परीक्षण किया गया, तो जिस जल को प्रेम के विचार प्रेषित किए गए थे, उसके कण बहुत सुंदर ज्यामितीय आकारों में सुव्यवस्थित थे, तथा जिस जल का घृणा के विचार प्रेषित किए गए थे, उसके कण आड़े, तिरछे, नुकीले थे, पैने और भद्दे आकृतियों में पाए गए। उपरोक्त से ये स्पष्ट है कि खनिज में भी जीवन और स्मृति किसी न किसी रूप में समाहित है। एक पुस्तक है मिरेकल ऑफ वाटर का, उसमें ये एक जापानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रयोग किया था, कहा जाता है। उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोगों ने तथ्य दिए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे अब ये भी हमारे आपके प्रयोग करने की बात है। हमारे धर्मशास्त्रों में अभिमंत्रित जल की बात कही जाती है और ये भी कहा जाता है कि हम इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर जल का किसी प्रकार से थोड़ा बहुत बदल गया है, तो हम उसे मंत्रों के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। अच्छे विचार प्रेषित करके चेंज कर सकते हैं और चूँकि ये तरल होता है, तो ये बहुत शीघ्रता से काम करता है। तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। इसीलिए लेडबीटर ने अपने इथरिक डबल, ये जो ये पुस्तक यही पॉवेल ने लिखी है, इथरिक डबल में, उसमें लेडबीटर ने भी इस बात का ज़िक्र किया है कि चूँकि ईथर जो है सेमी फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, तो ये विचारों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं और उसी के अनुसार हमारे भौतिक शरीर में, भावनाओं शरीर में और मानसिक शरीर के स्पंदनों में परिवर्तन होते हैं। तो ये बात तो इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि हमारा शरीर लगभग 70% जल का होने के नाते हमारे अपने शरीरों पर अच्छे और बुरे विचारों का किस प्रकार और क्या प्रभाव पड़ता होगा। प्रेम और करुणा के विचारों से सूखे, मुरझाए हुए पौधों को पुनः हरा देखा गया है। वनस्पत विज्ञान के अनुसार पेड़ पौधों में रासायनिक स्मृति होती है, जो हार्मोन के माध्यम से संभव है।
क्या होता है, जड़ हमेशा नीचे की तरफ जाता है और तने हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं। मौसम की अनुकूलता के अनुसार नए पत्ते, फूल, फल, परागण, निषेचन इत्यादि नैसर्गिक रासायनिक स्मृति के कारण करते हैं। जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तो उनका स्वभाव क्या है? अंधकार की ओर जाती हैं, पानी की ओर जाती हैं, मिनरल ग्रहण करने के लिए जाते हैं। और पौधों में जो ब्रांचेज हैं उनका स्वभाव है, उन्हें फोटोसिंथेसिस की क्रिया करनी होती है, तो वो प्रकाश की ओर जाएँगे। यदि आप अपने कमरे में एक गमला लगा दें और खिड़की पर रख दें, तो वो मुड़ करके प्रकाश की ओर चला जाएगा। तो ये इसकी सहज स्मृतियाँ हैं, जो हम पौधों में देख सकते हैं। पशु-पक्षियों में तो बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है कि साइबेरिया से इतनी दूर से सैकड़ों, हज़ारों किलोमीटर दूर से पक्षी उड़ के कहाँ आते हैं? तमाम देशों में जाते हैं, जहाँ अनुकूल परिस्थिति होती है। जैसे हमारे राजस्थान में जो भरतपुर है, काफ़ी बड़ा वहाँ पर पक्षियों का बना हुआ है। अभी तो मौसम अब समाप्त हो गया है, अब फरवरी का आ गया है, तो ये पक्षी सब उड़ के वापस चले जाते हैं, गर्मी आते ही। लेकिन नवंबर-दिसंबर तक ये आते हैं। तो आप सोचिए कि ये कैसे आते हैं? इनके पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। एक जहाज समुद्र में इधर-उधर दिशा भटक जाता है, बिना कंपास के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो हमें ज्ञात है कि पशु-पक्षियों में प्राण के साथ-साथ चेतना अर्ध जागृत अवस्था में होती है। वो मनुष्य के भांति सुचेतन तो नहीं होते, लेकिन उन्हें विभिन्न प्रकार के बोध प्राप्त होते हैं। अतः ये प्रश्न उठता है कि क्या उनमें किसी न किसी रूप में स्मृति भी होती है? तो सुबह भ्रमण पर निकला पक्षियों का झुंड शाम को अपने डेरे पर वापस आ जाता है। गाय, भैंस, बकरी इत्यादि पशु को चारागाह से चरकर अपने निवास पर वापस आ जाते हैं। चूहा, बिल्ली अपने भोजन की तलाश में बहुत दूर तक जाकर अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों का रस लेने के लिए दूर-दूर तक जाती हैं, कई किलोमीटर तक जाती हैं और ये सिद्ध हो चुका है कि वो मधुमक्खी अपने ही बक्से पर, अपने ही छत्ते पर वापस आती है। गायों के बछड़े अपनी ही माँ के पास जाते हैं और जो भी पालतू जानवर हैं अपने मालिक को देख कर के स्वाभाविक रूप से वो प्रतिक्रिया करते हैं, प्रेम दर्शाते हैं। अब इसमें एक थोड़ा-सा अभ्यास की भी बात दे रखी तो प्रमोशन के लिए कि विद्यार्थियों के लिए कक्षा में लर्निंग के लिए लर्निंग का विकास उनको विकसित किया जाना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम तमाम चीज़ें लर्निंग से सीखते भी हैं। ट्रेनिंग होती है, हम ऐसे लेमैन बने रहते हैं, अगर ये किसी लेमैन को कोई ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो पढ़ाई के दौर में है, एजुकेशनल हो या कोई प्रोफेशनल हो, कैसे भी हो, तो ट्रेनिंग से उसकी स्मृति से वो काम करता है। तो इसको भी विकसित किया जाने से मन मस्तिष्क का जो विस्तार तो बढ़ता जाता है। तो स्मृति सुदृढ़ कैसे होती, बढ़ती कैसे? तो हम जितने पवित्र और शुद्ध होंगे, शरीर को शुद्ध करेंगे, स्मृति हमारी प्रखर होती जाती है, प्रबल होती जाती है। और डॉक्टर साहब बैठेंगे और जो भी नेचुरोपैथी के लोग हैं, जानकार लोग हैं, मेरा अपना खुद का अनुभव है कि शुद्ध प्राकृतिक जीवन अपनाकर स्मृति को तीक्ष्ण किया जा सकता है और जो स्मृति भ्रंश है उसको इस एज तक क्या, मृत्यु तक
आखिरी दिनों तक भी बनाए रखा जाए, ये मृत्यु जो स्मृति है। तो स्मृति भ्रंश को रोकने के लिए ये बड़ा जरूरी है। अभी उम्र को बिना देखे आज से ही सादा जीवन, उच्च विचार बनाए, तो मनुष्य प्राय जीवन में घटित दुखदायी कष्टपूर्ण घटनाओं को पुनः पुनः स्मरण करके अपने मन को संताप में डालता है। इसके साथ ही नित्य प्रति के जीवन में प्राप्त होने वाली छोटी बड़ी खुशियों को दृष्टिगोचर करता रहता है, और ये भी भूल जाता है कि किसी दुखद घटना का दीर्घ काल में प्रायः कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार वो सम्यक स्मृति का पालन नहीं करता है। तो अब अब देखें कि जितना भी अनुकूलन है, जिसे हम कंडीशनिंग कहते हैं, जिनसे वर्तमान में है क्या? अभी तो कुछ नहीं है, मान लीजिए अभी सादा सामान्य जीवन जी रहे हैं, फिर भी हम दुखी हैं। भविष्य अभी आया नहीं है। तो पिछले दिनों की अगर कोई घटना हमें बराबर कष्ट दे रही है, तो इससे बार-बार हमें अपने आप को कैसा करना कहते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं, ऑटो सजेशन, खुद को समझाना होगा बड़ी अ, गहराई से कि भाई जो बीत गया है, जो चला गया है, वो एक घटना थी, अब इस समय नहीं है, वो अभी भी हमको दुःख क्यों देती है? इसके लिए बहुत तीक्ष्ण मन की आवश्यकता होती है, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। और भगवान बुद्ध ने इसीलिए कहा कि सजग मन, सचेत मन हमेशा इसमें सफल होता है। तो एक अपने मन को सजग और सचेत बनाने के लिए एक ही तरीका है, एक ही उपाय है दुनिया में। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, वो है ध्यान। ध्यान करके अपने मन को तीक्ष्ण बनाकर, शार्प बना के हम 24 घंटे सोते-जागते, सजग और सचेत रह सकते हैं। और उसकी जो फ्यूटिलिटी है, जो पीछे की घटनाओं का महत्वहीनता है, उसको हम जान सकते, समझ कर। हम ये नहीं कहते कि पिछली जो घटनाएँ घटी तो उसका कोई अनुभव नहीं आया हमारे। तो जो अनुभव आया, अच्छा अनुभव आया, जो गुण पर विकसित हुए, वो हमारे काम के हैं। बाकी घटनाओं का कोई हमारे लिए मतलब नहीं रह जाता है आगे, क्योंकि हम उसी गुणों के आधार पर ही अपना भविष्य का जीवन यापन करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और अब आप हम सब डिस्कशन के लिए या वार्ता के लिए, नॉट डिस्कशन, एक दूसरे को समझाने के लिए, ताकि हमें भी कुछ और जानकारी हो जाए। दीपिका, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। मेरा एक क्वेश्चन है। हुँ, अ, एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत टाइम से मैं पूछना भी चाह रही थी आपसे, और वो उस चीज़ का ज़िक्र आपने कर भी दिया अभी। मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है। अ, आपने बताया था कि एस्ट्रल लेवल, भूलोक, भूवर्लोक, कामलोक, मनोलोक, ये सब आपस में गुथे हुए हैं, एक के ऊपर एक नहीं है। जैसे मैंने बुक में पढ़े, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था, 7 लेवल उसके, फिर 7 लेवल उसके। तो क्या ये आपस में गुथे हुए हैं पैरेलल, या एक के ऊपर एक हैं? नहीं, एक के ऊपर एक नहीं है। हम जहाँ हैं या तुम जहाँ बैठी हो, वहीं पर सातों लोक हैं। हुँ।
सिर्फ डेंसिटी का फर्क है, जो उनके तत्व हैं, जो मैटर है, उसमें फर्क आ जाता है। अच्छा। तो इसके नाते वो आपस में एक दूसरे को दिखते नहीं है, तो हम उसको अप्रोच भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी क्षमता नहीं होती है। लेकिन जिसे इनिशिएशन या दीक्षा कहा जाता है, तो एक बात तो होती है, जैसे हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि हमारा जो भौतिक मैटर है, उसमें किन-किन लोगों का पदार्थ है उसमें? क्या आप बता सकते हो सोच के? हमारे भौतिक लेवल पे। भौतिक कण जो है हमारे हाँ। शरीर में, जो भौतिक हुँ, एटम है, हुँ। ठीक है? तो ये इनमें किन-किन लोगों के पदार्थ मिले हो सकते हैं? इसमें भूलोक के हैं, भूवर्लोक के हैं, भूलोक के तो स्पेशली हैं ही और भूवर्लोक, कामलोक तक के। नीचे से नहीं, ऊपर से चलो। ऊपर से जहाँ पे हमारा कारण शरीर स्थित है, वहाँ तक के सारे तत्व हमारे अंदर विद्यमान हैं। लेकिन अगर हम जभी सृष्टि नहीं आई है, तब कहाँ से चलेंगे? तो अम, पहला जो मैटर बनेगा आदि पर होगा। हाँ, आदि पे। मैटर तो वही उसी के तो सब उतरेंगे नीचे। हुँ, कुछ वहाँ रह जाएँगे, कुछ नीचे उतरेंगे। तो जो नीचे उतरेंगे तो आदि लोक का आवरण धारण करेंगे उसके ऊपर। हुँ, आज जब हम आवरण कहते हैं तो कोई मोटा आवरण नहीं है, क्योंकि आदि के बाद अनुपादक है, तो अनुपादक के तो बहुत सूक्ष्म है ना, तो उसके आदि वाले कण पर जब अनुपादक के वस्त्र चढ़ेंगे, फिर वही नीचे उतरेगा, तो उसके ऊपर फिर कौन-सा चढ़ेगा? आत्मिक का चढ़ेगा, आत्मिक। फिर उसके ऊपर हायर मनस का, फिर लोअर मनस का, लोअर मेंटल। फिर एस्ट्रल का, हुँ, फिर भौतिक का। तो तुम्हारे भौतिक शरीर में तो सातों लोक ऐसे ही भी विद्यमान हैं। हुँ। तो यूनिकनेस हो गई हमारी कि नहीं? हाँ, तो अगर हमारी दृष्टि भेदपूर्ण है, कैसे है? जैसे इंद्रियों से तो नहीं देख पाएँगे। तो गीता में कृष्ण तो यही कह रहे हैं ना कि ये जो सूक्ष्म शरीर है मेरा, विराट स्वरूप है, ये तो सूक्ष्म है, तो इंद्रियाँ तो देख नहीं पाएँगी। तो दिव्य चक्षु तुमको हम प्रदान करते हैं अर्जुन, तब देखो। हुँ। बात समझ में आई? तो यूनिकनेस क्या है भौतिक शरीर की? मैडम ब्लाउस्की ने कहा, जो देव बिना मनुष्य बने हुए दूसरी धारा में विकसित होते हुए, चाहे जितने स्ट्रॉन्ग किसी मनुष्य बनना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्य देव तो उस पृथ्वी का भी नहीं बना, वो कहती है ही पड़ेगा, मनुष्य पांडे जी बनना ही आपकी पड़ेगा। पांडे जी आपकी आवाज बीच बीच में इंटरप्ट हो रही थी, जरा उसको रिपीट कर दीजिएगा समझने के लिए हमको। नेट स्लो हो गया बीच में आपका। अच्छा, अच्छा। मेरा हाँ, आपका बीच में फ़ोटो भी चली गई थी और आवाज़ भी चली गई थी। गड़बड़ है। नेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, अच्छा मेरी तरफ आ रही। अच्छा ठीक है, फिर से कहाँ तक सुना? आपने बस ये अब अब जो सुना अब आप बताओ उसे, जो सुना वो आप बताओ। आपने लास्ट ये छोड़ा था कि जो दिव्य चक्षु दिए गए थे उनको देखने के लिए समस्त चीज़ों के लिए, तो उन्होंने उस चीज़ का यूज़ किया उन्होंने, श्री कृष्ण ने, उसके बाद मुझे फिर नहीं सुनाई दिया। देखो, हम ये कह रहे थे कि जो हमारी इंद्रियाँ हैं सिर्फ़ भौतिक जगत को बाहर जा कर के उसके सारे जो कुछ भी है भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इससे जो कुछ सूक्ष्म है, एस्ट्रल है, उसका ज्ञान ये नहीं प्राप्त कर सकती इंद्रियाँ।
मेरा ये कहने का मतलब, ठीक है ना, बात इतनी समझ में आई। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे फिजिकल बॉडी की जो यूनिकनेस है वो ये है कि फिजिकल बॉडी जिन तत्वों से बनी है, तो वो तत्व आए कहाँ से है? तत्व तो आदि लोग के ही है। आदि लोग के ही तत्व उतर करके ये भौतिक तक आए हैं। वही बीच में सारे लोग के सारे तत्व मिलेंगे तभी तो भौतिक शरीर बना, या भौतिक तत्व आए, शरीर नहीं बना तत्व आए। तो भौतिक जो अणु है, एटम्स हैं, परमाणु है, उनमें उनके ऊपर कितने वस्त्र चढ़े हैं? आदि का चढ़ा है, अनुपादक का चढ़ा है, आत्मिक का चढ़ा है, बुद्धि का चढ़ा है, मनस का चढ़ा है, और एस्ट्रल का चढ़ा है, और भौतिक का चढ़ा है, तब वो दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही भौतिक शरीर हटता है तो क्या दिखता है व्यक्ति? नहीं दिखता, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो स्पेशलाइज्ड है सिर्फ भौतिक चीजों को देखने के लिए। और जैसे ही कोई व्यक्ति भौतिक शरीर छोड़ देता है तो क्या वो चला गया? पर है तो अभी भी वो एस्ट्रल में है। जो एस्ट्रल को देख सकते हैं, लेडबीटर जैसे, हडसन जैसे लोग, तो वो देख लेंगे कि हाँ ये व्यक्ति है, ये मर करके आया है, ये एस्ट्रल पर है। हम आप नहीं देख सकते क्योंकि हमारी इंद्रियां काम नहीं करती उस लेवल पे। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिकनेस क्या है कि हम इस शरीर में रहते हुए अपनी क्षमता को इतना विकसित कर सकते हैं कि हम ऊपर के या जो भी सूक्ष्म जगत है उसको भी हम देख सकते हैं। इसी को दीक्षा कहा जाता है, यही इनिशिएशन है। और हमारे जो एडेप्ट्स हैं, जो मास्टर्स हैं, इसीलिए वो उस लेवल पर पहुंचे हुए हैं कि अपना पूरी इस यात्रा में स्वयं को विकसित करते हुए इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो किसी भी रूप में कोई चीज हो, चाहे एस्ट्रल लोक में हो, चाहे मेंटल लोक में हो, चाहे अपने फिजिकल में रहते हुए भी वो उसको आराम से देख सकते हैं। तो ये यूनिकनेस है भौतिक शरीर की। मेरा एक और क्वेश्चन है। आपने कहा था कि हम अगर अपने तीनों शरीर को शुद्धि कर दें तो हमें सारी स्मृतियां आ जाती हैं। तो आपने 3 शरीर किसके बारे में बात करी है? हम भौतिक और एस्ट्रल, भूअर और मनस, लोअर अच्छा। मनस। क्योंकि अशुद्धता किस में होगी? अशुद्धता भौतिक में होगी, खान पान की। अशुद्धता भावनाओं में होगी, बुरी भावनाओं की। और अशुद्धता बुरे विचारों में होगी। तो लोअर मनस और एस्ट्रल एस्ट्रल लेवल। और फिजिकल, तीनों लेवल शुद्ध कर लो तो क्या होगा? होगा क्या? तो हमारे शुद्धिकरण हो जाएगा उससे। शुद्धिकरण का मतलब क्या होगा? शुद्धिकरण का मतलब हो गया कि ऊपर की सारी तरंगे नीचे उतर आएंगी। अच्छा। जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जो हायर लोग की हैं, वो तरंगे उनको जगह मिल गई अब नीचे। तो वो हमारे मनस में भी, हमारे भौतिक में भी, हमारे उसमें सब में उतर जाती है। जो समाधि में जाता है, जो समाधि में जाता है और आनंद की, एक्सटेसी की अनुभूति करता है, तो अनुभूति तो उसको शरीर पर हो रही ना। भौतिक शरीर में भी तो उसकी सिम्टम्स आ रहे। भौतिक शरीर भी तो रोमांचित हो रहा है। एक नन्हा बच्चा तुम्हारे घर में आया है अभी उधर, तो उसको देख करके ही मन प्रफुल्लित होता है कि नहीं होता है? और गोदी में ले लो तो और मन खुश हो जाता है। तो क्या होता है? वैचारिक रूप से आया तो, लेकिन शरीर पर भी आ गया वो। तो उस समय हम उसको आने दे रहे हैं। तो इसीलिए जब व्यक्ति करुणा के उसमें चला जाता है तो उसके हर शरीर में करुणा उतर जाती है। करुणा तो हायर लेवल की है। तो विचारों में भी करुणा होगी, भावनाओं में भी करुणा होगी, और हमारे किए गए कार्यों में भी करुणा परिलक्षित होगी। हर जगह वो करुणा करुणा दिखाई पड़ेगी। और शरीर अगर अपवित्र होंगे तो उनके यहाँ पर गुंजाइश नहीं होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा। करो करो, हम तो बैठे ही हैं। आपने बताया था कि स्मृति जो होती है, आपने 3 लेवल पे तीनों स्मृति के बारे में बताया था। आपने कहा था कि एस्ट्रल लेवल की जो स्मृति होती है वो सुव्यवस्थित होती है। सपने में।
हाँ, सपनों में स्मृति, जो हमारे सपने होते हैं एस्ट्रल लेवल पे वो सुव्यवस्थित होते हैं और भूवर्लोक और भूलोक के बारे में भी आपने बताया था, जो घटनाओं से प्रेरित होते हैं, जो अपने भूलोक के हैं। तो एक बार मुझे आप एस्ट्रल लेवल वो वाले बता दीजिए कि वो कैसे मतलब सुव्यवस्थित कैसे होते हैं वो सपने में? मुझे समझ में नहीं आया वो चीज़। सुव्यवस्थित का मतलब होता है कि जब एस्ट्रल लेवल पर आप उस चीज को देखते हैं, तो ज्यादातर भावना के लेवल पर होती है, वो विचारों पर भी हो सकती है। इसको सिद्धांत मान के मत चलना, क्योंकि स्वप्न का जो नेचर है वो किस लेवल पर है, कहाँ पर है, कितनी गहरी निद्रा में है, कैसे है। तो एस्ट्रल लेवल पर कई बार व्यवस्थित इस तरह से हो जाती है कि जब, क्योंकि एस्ट्रल के कई स्तर भी है, तो उसके साथ सब प्लेन्स भी हैं। तो कई बार जो है ऊपर की या अच्छे विचारों, अच्छे भावनाओं से जुड़ी घटनाएँ हैं, या कभी-कभी भविष्य की घटनाएँ भी, वो इन हायर लेवल से उतर जाती हैं नीचे। लोअर लेवल पे तो नहीं होगी, इथेरिक लेवल पे तो नहीं होगी ये। और जो अगर स्वप्न एस्ट्रल प्लेन के लोअर लेवल से कहीं आ रहा है, उसमें भी नई व्यवस्था होगी, वो जुड़ जाती है। व्यवस्थित का मतलब जब तक भावनाएँ सुव्यवस्थित नहीं होंगी, तब तक हम स्वप्न के भी सुव्यवस्थित होने की वो नहीं कर सकते। आशा नहीं कर सकते कि हमेशा ही वो सुव्यवस्थित होगा। ये बड़ा बहुत गहरा सब्जेक्ट है, और लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्शन इसका कहीं भी नहीं किया जा सकता। अब बड़े लोग बड़े लेवल पर है, सिद्ध पुरुष हैं, वो कर सकते हैं। पर हम आप शायद अभी इस लेवल पर है कि अपने स्वप्नों का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि जो देखा तो क्या होगा ये। और जब भी व्यवस्थित स्वप्न आएगा, पहली बात ये समझना, जब भी व्यवस्थित स्वप्न आएगा, तो आप उसको विस्मृत नहीं कर पाएँगे। मतलब भूल नहीं पाएँगे। कोई संदेश होगा, कोई हायर से आने वाली कहाँ होगी, जो ये महामानव हैं, उनकी तरफ से आने वाली बातें होती हैं। आपके अपने जीवात्मा के लेवल पर बात होती है। वो बड़ी सुव्यवस्थित होती हैं और बड़ी गहरे अंकित होती है, जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। वो एक प्रेरणा की तरह से, एक गहरी शिक्षा की तरह से आती है। लेकिन जब वही बात फिर हो रही है कि जब हम नीचे की तरफ किसी गहरे ध्यान का प्रैक्टिस करते हैं, या गायत्री मंत्र के जाप की प्रैक्टिस करते हैं, हम अपनी सारी जो तरंगे हैं शरीरों की सुव्यवस्थित बना लेते हैं, तब फिर वहाँ पर ये आशा करना चाहिए कि अगर वो आएगी तो हमेशा याद में रहेगी, अन्यथा तो हम सब भूल जाते हैं। कोई बहुत गहरे भी आई है, अगर हम सवेरे उठ कर के याद कर रहे हैं, फिर आप उसको 2 दिन बाद नहीं याद कर सकते। लेकिन जो उस तरह की आती है, फिर वो जीवन भर याद रहती है। ठीक है। बस मेरे ये 3 ही सवाल थे। कोई बात नहीं, तुमको छूट है, तुम तो फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। ठीक। आज थोड़ा-सा नेट बीच-बीच में स्लो हो रहा है वो आपका। असल में आज कुछ वो मौसम के नाते भी ना, वो हमारा एक तो बगल में वाईफ़ाई है, वो थोड़ा गड़बड़ करता है। हुँ। हाँ भाई। हाँ, स्मृति, ये नेगेटिव जो स्मृति होती हैं, ये अपने कारण शरीर को कितने हद तक प्रभावित करती हैं? कौन-सी स्मृति? नेगेटिव, नकारात्मक, वहाँ नहीं जाती है। वहाँ नहीं टकराती हैं? नहीं, ये नकारात्मक जितनी है सब लोअर माइंड तक रहती हैं। अच्छा, हायर हुँ, लेवल पे नहीं जाती। हुँ। हायर लेवल पर वहाँ गुंजाइश नहीं है जाने की। और इनको ज़्यादा बना के रखते हैं, तो ये एक बीमारी का कारण भी यही होती हैं? बिल्कुल, क्योंकि यही हमारे सारे जो व्यवस्था पहले ऊपर से ही बिगड़ती है। हुँ, अभी हमने चर्चा किया भौतिक शरीर में सेल्स की, हुँ, उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको ये बिगाड़ देती हैं। हुँ, और इसमें हमारी बहन बैठी है एक अर्चना पांडे, हुँ। उन्होंने इस पर शोध कर रखा है। और
उनकी एक पुस्तक है, हम तो चाहते हैं कि इनके पास ढेरों पड़ी हैं, फालतू में वहाँ पे, घर में, तो ये सब अब की भुआली लेके आएँ और सबको बाँट दें। उसमें ये दिया हुआ है कि ये ज़रूरी। अगर हम विचार करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, तो भौतिक शरीर पर क्यों परिवर्तन होते हैं? अच्छे क्यों परिवर्तन होते हैं? कौन-सा केमिकल है, कौन-सा रसायन है जो रिलीज़ होता है, जिससे हमको सुखदता का एहसास होता है, सुखद अनुभूति होती है। और क्यों हम जब नेगेटिव कोई वो करते हैं, तो हमें दुखद अनुभूति होती है। तो इसमें रसायनों का जो रिश्ते हैं हमारे शरीर में, उसका बड़ा प्रभाव है। तो इसीलिए अर्चना से किताब मँगाएँगे और हम लोग पढ़ेंगे कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा और क्यों बचना चाहिए। तो ये हमारी जो सेल्स हैं, उनकी फंक्शनिंग को एबनॉर्मल बना देते हैं, तो बीमारियाँ पैदा होती हैं। हम्म। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, हम्म। क्योंकि इतनी कंडीशनिंग कर चुके हैं तमाम जन्मों में, इतनी कंडीशनिंग कर चुके हैं कि इनसे मुक्त होना बड़ा कठिन काम हो जाता है। लेकिन सर इतना अध्ययन के बाद तो इतना तो समझ में आ गया कि उनका तो सिर्फ हानि के सिवा कोई लाभ नहीं है। अच्छा में कोई लाभ उनको नहीं, निकालने में आसानी। कोई लाभ नहीं है, पर हम लोग दोहराते नहीं रहते हैं पुरानी कोई घटना, तमाम लोग दोहराते रहते हैं। किसी को कोई दुखद बात हो गई है, तो बार-बार उसी को याद करता है। और देखिए, सुखद घटना को हम नहीं याद करते हैं, लेकिन दुखद को ज़्यादा याद करते हैं। हाँ। ये एक क्यों याद करते हैं? समझिए क्यों याद करते हैं? हर चीज़ पे प्रश्न लगाओ तो और क्या जब हमारा प्रश्न लगेगा मन लेके आता है इस चीज को? हाँ, क्योंकि हमारे जो मन के तत्व हैं और जो हमारे एस्ट्रल बॉडी के तत्व हैं, बड़े कोर्स हैं, बहुत प्रिमिटिव टाइप के हैं। इनको वही अच्छा लगता है और वो हाँ। क्योंकि ढेरों मात्रा में है, तो वही बार-बार हमको खींच के उधर ले जाते हैं। और हाँ। जब परिमार्जन शुरू होता है, जब हमारा अटैचमेंट भौतिक पदार्थों से खत्म होने लगता है, हम्म। तब ये कुछ कर नहीं पाते। फिर इनको लगता है कि अब हमारा काम है नहीं कुछ, तो उनकी जगह दूसरे रिप्लेस करते हैं, अच्छे तत्व रिप्लेस करते हैं। तो जब तक ये कोर्स पदार्थ बने रहेंगे, तब तक ये वही चीज़ें खींचेंगे अपनी तरफ, हम्म। जो उन्हें अच्छा लगेगा। तो इसमें फिर वही तरंगों की बात हो गई, वाइब्रेशन की बात हो गई। तो सूक्ष्म वाइब्रेशन से हमारा शरीर होगा भरा, तो अच्छी चीज़ें खींचेगा और अगर वाइब्रेशन उस तरह का होगा, तो उसी तरह की चीज़ों को खींचेगा। इसलिए साधारण तौर पर कई बच्चे देखिए आप उदाहरण के तौर पर देखिए हम भी रहे हैं, आप भी रहे हो, सब लोग होंगे। बच्चे बैठते हैं मुझे ये करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ये एक इच्छा है, लेकिन उसके आकर्षण दूसरी तरफ है। वो जैसे ही किताब खोलता है, बोर होने लगता है, उसको कहता है कि आज चलो आज ये फलानी मूवी देखा है, अभी 1 महीना बाकी है, बाद में देखेंगे। और एक बच्चा होता है जो उसकी तरफ देखता ही नहीं, वो कहता है मुझे बस यही करना है। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसी पे जुड़ जाता है। अभी हम लोग हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं जो मनोज कौन थे? वो थे किसके उपन्यास आते थे वो जो क्या नाम है? जासूसी उपन्यास। कितने लोग पढ़ते हैं मनोहर कहानियाँ? किसकी इच्छा होती है पढ़े मनोहर कहानियाँ? पहले तो पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते। मनोहर कहानियाँ। बड़े हो गए, मैच्योर हो गए। हाँ। ये देखिए ना, मैच्योरिटी आ रही है। अब आप घुस जाते हैं उसमें सीक्रेट डॉक्ट्रिन में खोपड़ी भंजन करते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो समझ में आए न आए, फिर किसी से पूछो आए न आए, उसमें लगे रहते हैं। तो हमारी अब तरंगे जो वाइब्रेशंस हैं वो बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। सर अब हाँ, हमें ये पीछे तो की ये सोच हाँ, है। ये तो है सर, बदल रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, ये बात तो मैं महसूस करती हूँ। और एक जन्म में ये चेंज है। ये देखिए बड़ी जो अच्छी बात है कि विदिन सिंगल लाइफ इसी एक जन्म में हम अपने अंदर होते परिवर्तनों को देख सकते हैं
और ये हमारे लिए सबसे प्रेरणादायक होता है कि हम कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। ये गर्व की बात नहीं है, इसको अभिमान करने की चीज़ नहीं है। ये एक हम यात्रा पर चले थे, मील का पत्थर हमने देखा, तो हमने ये जान लिया कि हम 10 किलोमीटर आ गए और फिर अभी इतना जाना है और आगे जाना है। एक व्यक्ति जब इस अध्ययन में और इस विधा में घुसता है और जितना ही ज्ञान उसको होता है, उतना ही उसको पता लगता है, वो विद्यार्थी बना रहता है, वो कभी टीचर बन ही नहीं सकता है। क्योंकि उसको पता लग गया है कि टीचर बनने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ज्ञान का जो भंडार है वो इतना अथाह है कि टीचर तो छोड़ दो, विद्यार्थी बने रहे तो यही बहुत है। तो ये होती है एक जिज्ञासु की प्रवृत्ति, और जब एक जिज्ञासु विद्यार्थी बना रहता है अपनी यात्रा में, तो फिर वो बहुत आगे निकलता चला जाता है। ठीक है सर। सर प्रणाम। हाँ नवीन जी, नमस्कार, क्या हाल है? सर बढ़िया है। एक प्रश्न आ रहा था मन में, मैं तो आपसे पूछूं, स्मृति के बाद की अगली अवस्था जो है वो क्या तुरीय अवस्था पे होती है? ये कोई किसी का माइक ज्यादा कर रहा है, शाखा बंद करो जरा। हाँ, अब चलिए नवीन। हाँ सर, जैसे ये स्थूल शरीर व इंद्रियों से भावनाएं सूक्ष्म है, भावनाओं से विचार सूक्ष्म है, विचार से बुद्धि तत्व सूक्ष्म है, बुद्धि तत्व से आत्म तत्व सूक्ष्म है, इससे भी सूक्ष्म अनुपादा को आदि तत्व है। तो ये जो अति सूक्ष्म, जिसकी तो अपन मतलब उसकी ना तो गणना या वो कर सकते हैं, ये विज्ञान में या शरीर में कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गुणसूत्र के अंदर जो ये बीज तत्व स्मृति में बन के जाता है, फिर आता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, इसके बाद जो आपने बताया कि अपने महात्मा लोग या जिनको है तो वो उच्च लोक पे उन्हें सारा आभास होता था, तो इसी के बाद की अवस्था क्या ये तुरीय अवस्था कहलाती है स्मृति? किसकी बात की? ये स्मृति जैसे या अपनी स्मृतियों को पूर्व जन्म का भी जिन्हें आभास होने लगता है, जैसे कृष्ण जी ने भी गीता में अर्जुन से कहा था कि वो सूक्ष्म वो दृष्टि, तो जब वो दृष्टि मिलती है या प्राप्त होती है तो वो स्मृति के द्वारा ही मिलती है क्या? जिसे अपन सिद्धि कहते हैं या नहीं, स्मृति का अर्थ यहाँ अलग है। आप जो है देखिए, स्मृतियां तो शरीरों की भी होती हैं, और स्मृति एक ये भी है कि जब आप भूले हुए हैं कि आपका स्रोत क्या है, हम आए कहाँ से, हम हैं कौन, तो ये तो हमें ये तो याद नहीं। हाँ हाँ वो तो, लेकिन जिन्हें याद रहता है हम उनका कह रहे हैं, जैसे अपने लेट बीटर सा उनको था। नहीं, याद रखना वो कोई बात नहीं हुई, उनको शुरू से थोड़ी था, वो भी कभी आदिम मनुष्य रहे होंगे। हाँ हाँ, मतलब वो जन्म जन्मांतर से। तो तमाम एक्सरसाइज करते और इस रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति को पहले तो अपने भौतिक शरीर से उसको ऊंचे उठना होगा। भौतिक से उठेगा तो एस्ट्रल में उठने का अर्थ होता है कि अपने ही शरीर की तरंगों को पहचानना। मान लीजिए आप भौतिक जगत में हैं, तो भौतिक जगत में सबसे पहले अपने शरीर को तो तरंगों को पहचानेंगे, तब तो आगे बढ़ेंगे। एक आदिवासी है, बहुत प्रिमिटिव है, जिसको हाँ वो ना कोई ज्ञान है ना कुछ है। तरंग कंप कहें, जैसे कंप। कंपन, हाँ, कुछ भी कह दीजिए, तरंग कह दीजिए, कंपन कह दीजिए, संवेग कह दीजिए, समझने के लिए समझिए। हाँ तो एक आदिवासी जो है अभी जंगल में है, अभी पशु से मनुष्य बना हुआ है, उससे क्या उम्मीद करते हैं? कुछ बता पाएँगे क्या करेगा वो? हम्म, अभी तो उसका एस्ट्रल तो भी, स्मृति से जो भावनाएँ भी जो है विकसित नहीं है, विचार भी विकसित नहीं है, तो उसकी आवश्यकताएँ क्या है जीवन यापन की? वो तो भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर से, हाँ तो भौतिक भौतिक शरीर शरीर। की जो सुख सुविधाएँ होंगी, वो कष्ट होंगे, वही वो जानेगा, हम्म हम्म हम्म, उसी को महत्व देगा वो।
उसे ये नहीं होगा कि हम किसको मार के खा रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भावनाएँ नहीं जगी हैं। अभी उसे ये पता ही नहीं है। तो अपनी आवश्यकता को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरा करके वो सीखता है, जानता है। ये स्मृतियाँ यहाँ काम करती हैं। अब तो मान लीजिए एक आदिवासी था, ठीक है? और उसके साथ आदिवासी स्त्री थी। तो कथा में हम भी कई बार ज़िक्र करते हैं इसका। डार्विन के साथ में एक घटना घटी थी, उसने अपनी पत्नी को मार के खा लिया था, भूखा था। तो डार्विन इतने विकसित साइंटिस्ट और वो आदिवासी को जंगलों में ले गए थे रास्ता बताने के लिए। तो उसको भूख लगी, उसने खा लिया, कच्चा ही खा लिया। अब उसको ये तो नहीं पता था कि ये उसको भौतिक शरीरों को तमाम चीज़ों में सुख प्रदान करती थी, इसका सोचने का मतलब नहीं था। हमारी उसकी आवश्यकता थी उसकी भूख को शांत करना। बात हमारी समझ रहे हैं? लेकिन जब भावनाएँ जगती हैं, जब एक आपने परिवार बनाया, तब तो ऐसा नहीं करते ना। तब तो फिर आप दूसरी चीज़ों में ढूँढेंगे, फिर फलों में देखेंगे, पत्तों में देखेंगे, पशुओं को मार के खाएँगे, कुछ करेंगे। लेकिन कम से कम अपना साथी अगर मान लिया कि ये हमारा साथी है, सहयोगी है, ये विचार पैदा हो गया, तो उसका विकास हो गया, आगे बढ़ गया वो। फिर इसी तरह से परिवार, समाज और ये सब बनते चले गए। तो इसी तरह से हमारी भावनाएँ विकसित हुई, बाद में फिर विचार विकसित हुए, मन विकसित हो रहा है इस समय। तो ये विकसित जो हो रहा है, पूर्व की स्मृतियाँ ही हैं, जो हमें यहाँ तक ले आती हैं। और वो स्मृतियों को आप संस्कार कह सकते हैं, कह दीजिए। और ये संस्कार चेतना में एकत्रित रहती हैं, आकाशीय चेतना में एकत्रित रहती हैं। वहाँ से आप उन्हें पकड़ सकते हैं, वो अगर आपकी अपनी है, तो आपके पास आ जाएँगी। दूसरों की अभी आपके पास क्षमता नहीं है, दूसरों की स्मृतियों को जानने की, तो आप नहीं जान पाएँगे। सिद्ध पुरुष हो जाएँगे, तो दूसरों के भी जान पाएँगे। वो तो ये जैसे बड़ा वेब लंबा फाइलें साधना का जैसे वेब विषय है। क्लाउड में हुँ? आजकल कंप्यूटिंग में जैसे वेब क्लाउड में फाइलें। नहीं, हाँ, ठीक है। कंप्यूटिंग में देखिए क्या चक्कर क्या है, कंप्यूटिंग में वही चीज़ जो आपने प्रोग्रामिंग दे रखी, वही करेगा वो। हुँ, हुँ। उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। पर मनुष्य के पास अपने को विस्तार करने की संभावनाएँ हैं, क्षमताएँ हैं और ये कहाँ पर है ये? ये क्षमता वही आपकी अपनी है, मोनाड के लेवल पर है। मोनार्ड के, हाँ। जितने मोनाड के लेवल की क्षमताएँ नीचे उतरती जाएँगी, उतना आप विकास करते चले जाओगे। जितना ही हम सांसारिक चीज़ों में, सुख-सुविधाओं में फँसे रहेंगे, तब तक उसकी क्षमताएँ हमारे पास आएँगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नीचे स्तर पर भी जो कुछ भी हम करते हैं, वो भी हमारी क्षमताओं को विकसित करता है। इसलिए इस भौतिक जगत के अपना महत्व है, शरीर का महत्व है, सबका महत्व। तो ये मतलब कर्म फल से ही डिसाइड होगा स्मृति का। कर्म नहीं क्यों कर्म फल को क्यों ला रहे हैं? कर्म फल जो करेंगे वो तो चला ही जाएगा आपके कोष में। हाँ, वही वही मतलब तो वो कोष वही संचित सिंचित होता जाएगा ना वो तो भाई। वो एक तरह की है, वो तो ठीक है, बात तो है। घुमा-फिरा के जो भी करिए, चेतना का एक अंश है और क्या। जी। ठीक है सर, धन्यवाद। इस पे पूरी क्लास लगानी पड़ेगी, 2-3 दिन का वो करना पड़ेगा नवीन जी। हम जी जी इसीलिए कुछ बिल्कुल। बोल नहीं रहे इस पर। जी ये जी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, सबको परेशान हो जाएँगे सब लोग। जी। अब थैंक यू आप सर, देखिए धन्यवाद। जितनी तरह की स्मृतियाँ हमने बताई हैं यहाँ पर, हम्म, वो सब क्या है आज? स्मृतियाँ माने क्या है? वो चेतना में उठते कंपन है, बस इतना समझ लो। हाँ वही मतलब जैसे उन्होंने कहा है ना पाइथागोरस जी का गुड से गॉड बनने पर
वो स्मृतियां ही तो इस स्लोगन्स पे जाएंगी। मत जाओ, स्लोगन में परेशान हो जाओगे। हमारा कहने का मतलब है, जिन चेतनाओं से, जिनसे आप जुड़े, उनमें कंपन हुआ, वो आपकी स्मृति है। तो वो आपके पॉजिटिव और आपके नेगेटिव दोनों दोनों हो सकती ना सर वो तो। क्यों नहीं, वो तो आप ही बनाते हैं। हाँ वही मतलब दोनों हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। वो सिर्फ मनुष्य के पास पावर है वो बनाने की। हाँ, जी जी ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है नवीन जी। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद। किसी और को कुछ ऐड करना या प्रश्न है? नहीं तो हम लोग इसको राजीव जी समाप्त कुछ करें। बताएंगे। नहीं नहीं, मैं, हाँ राजीव बताओ। राजीव जी हैं, डॉक्टर साहब बताएं। नहीं, आपने एकदम सही बताया है। अ, अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम आज की मीटिंग को ही क्लोज करते हैं। जी। जी। Forward in life, vibrant in every atom. Forward in light, shining in every creature. Forward in love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other.